रोकने का उस एजेंडे को लेकर के जैसे कोई आक्रमण करता हो, वैसे आक्रमणकारी उत्तर प्रदेश में दर्जनों केंद्र के मंत्री, आरएसएस के लोग और दूसरे राज्यों के लोग उत्तर प्रदेश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को तहस नहस करने में लगे रहे, झूठ बोलते रहे, गलत तथ्य देते रहे, गलत आंकड़ों का सहारा लिया गया। निर्वाचन आयोग असहाय मुद्रा में रहा। निर्वाचन आयोग को भी और देश में जो भी लोकतंत्र में विश्वास करते हैं उन सबको ये पुनर्विचार करना पड़ेगा कि कभी ऐसा संकट भी आ सकता है कि केंद्र की सरकार संविधान में प्रदत्त अधिकारों का दुरुपयोग करके संघीय ढांचे को तहस नहस कर सकती है। क्योंकि राज्यों का अधिकार है और संघीय ढांचा है, लेकिन जिस तरह से केंद्र ने, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने अपने अधिकारों के पार जाकर के लोकतंत्र को बर्बाद करने का उपक्रम किया है, उस पर सभी लोकतांत्रिक ताकतों को पुनर्विचार करना चाहिए। हमारी उम्मीद है और हम मानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश जी के साथ है। जो फाइनल रिजल्ट होगा वो कुछ और होगा अभी से। बिल्कुल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन का जो नेतृत्व श्री अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, उन्हें फिर से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा। जिस तरीके से गुस्से में राजेंद्र चौधरी बोल रहे हैं उसके संकेत बहुत साफ है। एक तो ये कि जो रुझान है उसमें बीजेपी की सत्ता आ रही है, और दूसरा संकट ये है क्या आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी के सामने अपने अस्तित्व का संकट आ गया है। ये सवाल सुनील सिंह यादव जी, आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप खुद चुनाव भी लड़ रहे थे नोएडा से, तो क्या ये माना जाए कि ये रुझान जो है अगर तब्दील हो जाते हैं परिणामों में तो वाकई समाजवादी पार्टी के सामने अस्तित्व का संकट है? क्योंकि राजेंद्र चौधरी जिस लहजे में बोल रहे हैं और बता रहे हैं, वो चाहे इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में क्या खतरा है, लेकिन सवाल है कि लोकतंत्र में चुनाव के जरिए ही सियासत होती है और उसी के जरिए लोकतंत्र को जिया जाता है हमारी संसदीय राजनीति में। सुनील सिंह जी। मुझसे कह रहे हैं आप? जी, आप ही से पूछ रहे हैं। हेलो जी। अच्छा, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा था। एक मैं ये कह सकता हूं कि अभी पहली रुझान आई है और रुझान पर ये तय कर पाना कि परिणाम यही होगा, हालांकि परिणाम उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर दिया, वो मशीनों में है, उसकी गिनती हो रही है। हम समाजवादी लोग हैं, जो उत्तर प्रदेश की जनता जिसको बहुमत देगी, जिसके पक्ष में जाएगी, उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन जहां तक सवाल उत्तर प्रदेश बदल रहा था, देश की राजनीति बदल रही थी, तो समाजवादी पार्टी ने डेवलपमेंट को लेकर के काम किया है। जाति धर्म के आधार पर जो राजनीति हो रही थी उसको छोड़ा है। उत्तर प्रदेश कैसे तरक्की करे उस पर काम किया है। जहां तक सवाल भारतीय जनता पार्टी का है, तो मुझे लगता है कि जिन चीजों को हम लोग छोड़ना चाह रहे हैं राजनीति में, जाति को, धर्म को, उन चीजों को भारतीय जनता पार्टी फिर चुनाव में लेकर के आई है। भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कभी भी डेवलपमेंट के मुद्दे पर उन्होंने भाषण नहीं किया। उन्होंने जात के, धर्म के, रमजान के, होली के, दिवाली के, शमशान के, इन पर उन्होंने अपना भाषण किया है। मुझे लगता है कि अगर फिर भारतीय जनता पार्टी देश की राजनीति को वहीं जाति और धर्म पर ले जा रही है, तो ये प्रदेश और देश कब बदलेगा। और मुझे उम्मीद है कि इस बदलाव के साथ उत्तर प्रदेश की जनता खड़ी होगी। और अभी 2 घंटे बाद ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, मुझे लगता है वो बदलते हुए नजर आएंगे। और 2 घंटे में जो असलियत है आंकड़ों की, वो हमारे पक्ष में हो या विपक्ष में हो, वो
टीवी पर और पूरे देश दुनिया के सामने साफ हो जाएगी। बीजेपी अपने सबसे अधिकतम सीट की दिशा में जा चुकी है। 221 सीट उसने 1991 में जीती थी, लेकिन मौजूदा वक्त में वो 235 सीटों पर अगर आगे चल रही है तो इसके कई मायने हैं जरूर। संजय जी, एक बात है, जिस बात का जिक्र समाजवादी पार्टी कर रहे हैं या विकास, अखिलेश का चेहरा, क्या जनता के जहन में 4.5 बरस की सत्ता आ गई? याद जब कानून व्यवस्था का मसला था, जब मुजफ्फरनगर हो रहा था, जो स्थितियां थी 4.5 बरस में। नहीं, निश्चित रूप से एक अगर बड़ा मुद्दा था जो समाजवादी पार्टी के खिलाफ जाता हुआ दिखाई पड़ रहा था कैंपेन के दौरान, और अगर इन जो शुरुआती रुझान है उसमें भी अगर दिखाई पड़ रहा है, वो कानून व्यवस्था का मुद्दा। कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर के प्रदेश में लोग परेशान थे। अखिलेश के सरकार के और कामों का भले ही वो प्रशंसा करें, बट कानून व्यवस्था के बारे में लोगों की बड़ी चिंता थी और बड़े लोगों में इस बात का थोड़ा आक्रोश दिखाई पड़ता था। इसका दूसरा हिस्सा एक और है कि अगर प्राइम मिनिस्टर खुद जाकर बोलते हैं जनता के बीच में, मनमोहन सिंह नहीं बोला करते थे, तो जनता पे ज्यादा असर पड़ता है कि प्रधानमंत्री खुद आया है बोलने। बिल्कुल इस बात का असर पड़ता है, और खासकर प्रधानमंत्री को जब घर में पद से नहीं जोड़ करके व्यक्तित्व से जोड़े हैं। निश्चित रूप से मोदी जी का जिस तरह का व्यक्तित्व है, जिस तरह से वो जनता के साथ संपर्क या कनेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, तो उनकी बात पर लोगों को भरोसा होता है। और अगर जब उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था खराब है, जब ये कहते थे कि काम बोलता है और वो कहते थे कारनामा बोलता है, शायद इस बात का लोगों ने ज्यादा भरोसा किया कि कारनामा खराब है, काम तो जरूर कुछ न कुछ हुआ, लेकिन शायद कारनामा खराब। हम जरा सा आशुतोष को जोड़ ले, यूपी पर लौट रहे हैं, क्योंकि आशुतोष बहुत देर से जुड़े हुए। आशुतोष, 94 सीटों के रुझान आ गए हैं और उसमें कांग्रेस 49 सीटों पर आगे है और आम आदमी पार्टी 21 सीटों पर है। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि अकाली गठबंधन भी आम आदमी पार्टी से आगे मौजूदा वक्त में स्क्रीन के रुझान में बहुत साफ नजर आ रहा है। ये आप लोगों के लिए बुरी खबर है या आप अब भी इंतजार कर रहे हैं? देखिए, अभी तो फिलहाल जिस तरीके के नतीजे और रुझान आप दिखा रहे हैं, उन नतीजों रुझान से ये तो साफ लग रहा है। जी बोले। उसमें निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी आगे है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं फिर कहूंगा, आप बार बार कह रहे हैं कि शुरुआती रुझान है, और शुरुआती रुझानों को निष्कर्ष नहीं मानना चाहिए। इसलिए अभी भी मेरा यह मानना है कि अंतिम नतीजे आने तक हमें किसी जल्दबाजी में नहीं पड़ना चाहिए, ना ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। मुझे अभी भी पूरा विश्वास है कि पंजाब में जिस तरीके का हमको समर्थन मिला है और जिस तरीके से लोगों ने हमें हाथों हाथ लिया है, उससे ये रुझान और नतीजे अंतिम समय तक पलटने की पूरी संभावना है। मैं इससे बिल्कुल इनकार नहीं करता। ओके, आप क्या बोल रहे थे? मुझे ये कहना है कि उत्तर प्रदेश के बाद कि एक बात मान लेनी चाहिए कि जो भाजपा है उसने बहुत ही तैयारी से उत्तर प्रदेश का ये चुनाव लड़ा है। यानी कि जो उम्मीदवार हैं उन्होंने 4 सर्वे करवाई हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में और उसके बाद ही उम्मीदवार चुना। और जो जाति समीकरण था हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का, उन्होंने उसे देख करके और फिर 4 सर्वे के बाद में कौन सा कैंडिडेट है। जो कांग्रेस है वहाँ पर आलाकमान ने किया, और जो सपा है वो पारिवारिक इतनी कलह में उलझी हुई थी कि कौन से परिवार के कौन से गुट का आदमी करे। तो इस पर भी जाना चाहिए हमें। और युवा, मुझे लगता है बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बीजेपी ने, और युवा वोट इस बार भाजपा को गई है। एक और बात मैं जोड़ूंगा कि देखिए, बीजेपी ने कोशिश की अपने कैंपेन में जोड़ने की, लोगों को, संगठनों को, समाजों को, यहाँ तक कि दूसरी पार्टी के नेताओं को। समाजवादी पार्टी ने लोगों को अपने से अलग किया। जो लोग उसके साथ आ रहे थे उनको कहा ना आपसे हमारी छवि खराब हो जाएगी। भाई, छवि खराब करने लायक लोग आप अलग कर सकते थे और जो बेहतर लोग थे उनको जोड़ सकते थे। तो इस तरह से एलिनेट भी किया अपने से समाजवादी पार्टी ने। और जहां तक कैंपेन का सवाल है, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का अलायंस इतनी देर से शुरू हुआ कि कई जगह जो कैंडिडेट्स दोनों के आमने सामने हो गए, उसको लेकर भी कंफ्यूजन हुआ। रविदास मेहरोत्रा वही बात कह रहे हैं, अनेक क्षेत्रों में ऐसा हुआ है। तो मेरा ये कहना है कि जिस तरह ऑर्गेनाइज्ड वे में चुनाव लड़ा बीजेपी ने, उसका 1/100 हिस्सा भी समाजवादी पार्टी में ऑर्गेनाइजेशन नहीं दिखता था, परिवार के कारण। हम और दो तस्वीर स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं। एक तरफ सन्नाटा है समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लखनऊ में, और दूसरी तरफ हंगामा है बीजेपी दफ्तर के भीतर। और हम आपको, रीवा जरा बताइए दिल्ली हेडक्वार्टर के भीतर क्या है? उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे बीजेपी के पक्ष में रुझान आ रहे हैं, पार्टी दफ्तर में जश्न का माहौल शुरू हो गया है। तमाम कार्यकर्ता बीजेपी के
चले गए, हम 300 से ज्यादा सीट जीत रहे हैं उत्तर प्रदेश में। जिस आधार पे लोकसभा का चुनाव हुआ उससे ज्यादा उत्साह पे पांचों राज्यों के चुनाव चल रहे हैं, पांचों में पूर्ण बहुमत की सरकार मोदी। लेकिन ये तो अभी रुझान है, बिहार में भी यही हुआ था, रुझानों पे आप लोगों ने जश्न मनाया था। मैडम मैं खुद उत्तराखंड और यूपी में संगठन से जुड़ा हुआ, मैंने वहाँ काम किया है, मैं जुड़कर आया हूँ। शाम होते होते पूरा भारत बीजेपी मय हो जाएगा और मोदी जी का ये नारा कांग्रेस मुक्त भारत आज पूरी जनता देश की करके दिखाएगी।